तो पहले हम देखेंगे डीएनए डैमेज, अलग अलग तरह के डैमेज हम देखेंगे, उनके कॉजेज़ को देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि इन डैमेज का रिपेयर हमारे सिस्टम में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है डीएनए डैमेज। डीएनए डैमेज क्या होता है? डीएनए के अंदर किसी भी तरह का ऑल्टरेशन, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक हो, कोई न्यूक्लियोटाइड हट जाए, अनयूजुअल बेस का इनकॉर्पोरेशन हो जाए, या फिर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए पायरिमिडिन्स के बीच में, जिसको जो है थाइमिडिन डाइमर कह सकते हैं, पायरिमिडिन डाइमर कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डीएनए डैमेज, यानी कि डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक, सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेक, थाइमिन डाइमर, इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डीएनए डैमेज। और डीएनए डैमेज जो होता है उसके कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं वो भी हम देखते हैं। तो कॉजेज जो हैं वो दो तरह से हो सकते हैं डीएनए डैमेज। एक तो हो सकता है स्पॉन्टेनियस, कुछ स्पॉन्टेनियस रीजन हो सकते हैं, और इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज। ये दो रीजन हो सकते हैं डीएनए डैमेज के। अब हम डिटेल में देख रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज के कॉजेज कौन से हो सकते हैं और इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज। स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज जो होता है उसके अंदर सबसे पहला आता है टॉटोमेरिक शिफ्ट। टॉटोमेरिक शिफ्ट क्या होता है? हमें पता है वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग क्या होती है। वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग ये होती है कि एडेनिन को बेस पेयरिंग करनी चाहिए, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने चाहिए थाइमिन के साथ, और साइटोसिन को ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए गुआनिन के साथ। ये तो नेचुरली नॉर्मली डीएनए के अंदर होता है, हमें पता है। यानी कि ये दोनों कैसी फॉर्म है? एमिनो फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था, एडेनिन जो है वो एमिनो प्यूरिन है, थाइमिन जो है वो एडेनिन जो है वो एमिनो प्यूरिन है, और गुआनिन जो है वो कीटो प्यूरिन है। इसी तरह से साइटोसिन जो है वो एमिनो पायरिमिडिन है और ये कीटो पायरिमिडिन है। तो एमिनो फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है, तो ये एमिनो फॉर्म हो गई, और ये क्या हो गई? कीटो फॉर्म। तो एमिनो फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रही है। अब कभी कभी क्या होता है, वैसे तो रेयरली होता है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, ये कीटो फॉर्म जो है वो तो चेंज हो सकती है इनोल फॉर्म के अंदर, और एमिनो फॉर्म जो है वो कन्वर्ट हो सकती है इमिनो फॉर्म के अंदर। रेयरली होते हैं ये इवेंट, लेकिन थोड़े टाइम के लिए हो सकते हैं। अब इमिनो फॉर्म के अंदर अगर ये एमिनो फॉर्म हो गई तो इसकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो ये एडेनिन है और इस तरह से मैं शो कर रहा हूँ कि इसकी इमिनो फॉर्म में आ गया है ये, तो अगर ये नॉर्मल होता तो ये थाइमिन के साथ बेस पेयरिंग करता, लेकिन अब ये इमिनो फॉर्म में आने के बाद बेस पेयरिंग करेगा साइटोसिन के साथ, इस तरह से डबल बॉन्ड बनाएगा। ऐसा ही होता है, मैं मन से नहीं लिख रहा हूँ, ऐसा ही होता है। अब अगर साइटोसिन है वो नॉर्मल होता है तो गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लेकिन अगर ये अपने इम्यूनो फॉर्म के अंदर आ जाए, ये एमिनो फॉर्म है, अगर अपने इम्यूनो फॉर्म के अंदर आ जाएगा तो ये डबल बॉन्ड बनवाएगा एडेनिन के साथ। इसी तरह से इनोल फॉर्म, अगर कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाए, जैसे थाइमिन अपनी नॉर्मल कंडीशन में एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग करता है, अगर ये अपनी इनोल फॉर्म के अंदर आ गया तो ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा गुआनिन के साथ।
इसी तरह से अगर गुआनिन जो है वो अपनी इनोल फॉर्म के अंदर आ गया कीटो से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। आप ये वैसे करनी चाहिए थी इसको साइटोसिन के साथ, लेकिन ये अब ये कर लेगा थाइमीन के साथ। जब इस तरह के बेसिस अपना रूप बदल लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज जो है उसको जो जोड़ना चाहिए उसको जोड़ने के बजाय दूसरे बेस को जोड़कर आगे बढ़ जाता है। इसके अंदर गलती डीएनए पॉलीमरेज की नहीं होती है, ये कुछ इस तरह से चेंज हो गया है कि इनकी बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टी चेंज हो गई है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज ने दूसरे बेस को वहां पर जोड़ दिया। अब थोड़े टाइम के लिए हुए हैं, रियरली इवेंट होते हैं, थोड़े टाइम के बाद ये वापस एमिनो में चेंज हो जाएगा, लेकिन इसने बेस पेयरिंग किसके साथ कर रखी है? साइटोसिन के साथ। जब तक इस फॉर्म में रहेगा तब तक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, अगर जैसे ही इस फॉर्म में आ गया अब ये बेस पेयरिंग नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पे एक मिसमैच क्रिएट हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लो ये एक डीएनए था, यहाँ पर खूब सारे बेसेस थे, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, यहाँ से सिंथेसिस होता चला आ रहा है, कोई हमने बीच का पोर्शन लिया है डीएनए का, यहाँ रेप्लिकेशन चल रहा है, और यहाँ पे मान लो एडेनिन है। अगर नॉर्मल एडेनिन होता और यहाँ डीएनए पॉलीमरेज काम करता हुआ आ रहा है, पीसीएनए रिंग लगी हुई है या जो भी है, अब यहाँ पर नॉर्मल सिंथेसिस होता आ रहा है, अगर ये नॉर्मल एडेनिन होता तो थाइमिन जोड़ करके वो पॉलीमरेज आगे चला जाता, लेकिन अभी इसको यहाँ पर एडेनिन नहीं दिखाई दे रहा है, इसको दिखाई दे रहा है एडेनिन का इमिनो फॉर्म। एडेनिन जो एक कीटो एमिनो ग्रुप है, एमिनो, उसकी इमिनो फॉर्म दिखाई दे रही है इसको यहाँ पे एमिनो की जगह। तो अब ये क्या करेगा, इसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर जोड़ देना चाहिए साइटोसिन को इस तरह से, और ये साइटोसिन को जोड़ करके आगे बढ़ जाएगा, पूरा डीएनए का सिंथेसिस कंप्लीट कर देगा, रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। ये रेयर इवेंट है, थोड़ी देर बाद एडेनिन वापस सही हो जाएगा, और जैसे ही ये सही हो जाएगा अपनी एमिनो फॉर्म के अंदर आ जाएगा, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग साइटोसिन के साथ नहीं कर पाएगा। तो ये कैसा दिखाई देगा हमको? एक मिसमैच की फॉर्म में, एक मिसमैच की फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ पर तो एडेनिन है, यहाँ साइटोसिन है, ये तो बेस पेयरिंग कर ही नहीं सकते, और बाकी सब नॉर्मल है। यहाँ पर एक मिसमैच क्रिएट हो गया है। इट इज़ अ टाइप ऑफ डीएनए डैमेज। ये एक डीएनए डैमेज का टाइप है, और इस तरह के मिसमैच को रिपेयर किया जाना जरूरी है। लेकिन एक बात अगर हम यहाँ देखें कि एडेनिन के सामने साइटोसिन आ गया है, लेकिन दोनों ही एडेनिन हो चाहे साइटोसिन हो डीएनए के अंदर तो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखकर हमें, अब मैंने आपको जिस तरह की कहानी बताई तो मैंने आपको ये बताया कि डॉटर स्ट्रैंड है, लेकिन मैं आपको वो नहीं बताता, तो मैं आपको डायरेक्ट ये बताता, तो आपको मैं पूछता कि भाई कौन सा गलत है कौन सा सही है, तो आप नहीं बता सकते थे, आप जज नहीं कर सकते थे। लेकिन मिसमैच रिपेयर जब होगा, एक रिपेयर का टाइप होता है, हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं मिसमैच रिपेयर। वो मिसमैच रिपेयर जब होगा तो वो इसको कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि किस स्ट्रैंड को मैं सही मानूं और उसके अकॉर्डिंग दूसरे स्ट्रैंड को सही करूं। तो वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है हेमी मिथाइलेटेड साइट को। इनमें से एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड होगी, दूसरी स्ट्रैंड जो है वो डॉटर स्ट्रैंड होगी। जो पेरेंटल स्ट्रैंड होगी, हमने बोला था ये पेरेंटल स्ट्रैंड है, ये मिथाइलेशन हो रखा होगा, इसका स्पेसिफिक एक सीक्वेंस होती है GATC सीक्वेंस, उसके ऊपर इसका मिथाइलेशन हो रखा होगा, इसको रिकॉग्नाइज करता है ये। और इस पेरेंटल स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग डॉटर स्ट्रैंड के अंदर इस साइटोसिन को हटा के थाइमिन को इनकॉर्पोरेट किया जाना चाहिए, तभी ये रिपेयर जो है वो हो पाएगा। दूसरी बात ये कि अगर मैं आपको नहीं बताऊं ये, तो अब दो पॉसिबिलिटीज हैं अगर इसको रिपेयर नहीं किया गया तो। अब क्या होगा, एक डीएनए के अंदर तो ये एडेनिन था, इसका रेप्लिकेशन अगर दोबारा हुआ तो यहाँ पर थाइमिन आ जाएगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा, तो ये तो नॉर्मल हो गया अगर इसका रेप्लिकेशन आगे हो गया, रिपेयर नहीं किया गया। और अगर इसका रिपेयर कर दिया गया तो यहाँ सोचो, यहाँ पर तो साइटोसिन था और साइटोसिन की जगह गुआनिन जोड़ना पड़ेगा, अब इसका रेप्लिकेशन इस तरीके से होगा। तो ये क्या हो गया है, एक डीएनए तो ठीक है, लेकिन एक डीएनए के अंदर ये जो डैमेज था, ये डैमेज था, डैमेज परमानेंट हो गया है। डैमेज के परमानेंट होने की घटना को कहते हैं म्यूटेशन। यानी कि एक डैमेज था जिसको रिपेयर को सही करना था, रिपेयर सही नहीं कर पाया,
तो वो एक म्यूटेशन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि परमानेंट हो गया। अब उसको वापस से सही नहीं किया जा सकता, अब इसको कभी सही नहीं किया जा सकता, अब ये जो है आगे गड़बड़ कर सकता है। तो इस तरह से हमने ये देखा कि डैमेज जो है वो किस तरह से बन सकते हैं टोटोमेरिक शिफ्ट के कारण। तो ये पहला रीज़न हुआ स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज का, टोटोमेरिक शिफ्ट। इसके अलावा डैमेज हम किसे कहते हैं, अगर किसी तरह का कोई न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो जाए, नाइट्रोजनस बेस चेंज हो जाए या कोई ब्रेक लग जाए। तो दूसरे तरह का हम जो पढ़ रहे हैं टाइप स्पॉन्टेनियस डीएनए डैमेज, जो स्पॉन्टेनियस कॉज होते हैं, उसका दूसरे तरह का टाइप क्या होता है, दूसरा टाइप वो होता है स्लिपेज एरर। स्लिपेज एरर क्या होती है, जब रेप्लिकेशन ऑफ रिपीटेटिव सीक्वेंस, कई जगह हमारे जीनोम के अंदर रिपीटेटिव सीक्वेंसेस पाई जा सकती हैं। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो मिनी सैटेलाइट भी हो सकती है, माइक्रो सैटेलाइट भी हो सकती है। इस तरह के सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं वो 80 रिच होते हैं। 80 रिच होने के कारण वो नॉर्मल डीएनए से उनकी डेंसिटी थोड़ी सी कम पाई जाती है, वो हल्के होते हैं। अगर उनका CH-Cl डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया जाए तो नॉर्मल डीएनए और सैटेलाइट डीएनए दोनों अलग अलग बैंड बनाएंगे। सैटेलाइट डीएनए जो बैंड बनाएगा वो थोड़ा सा ऊपर बनाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी नॉर्मल डीएनए से लो होती है। ये सारी बातें हमको थोड़ा बहुत पता है। अब इस तरह की जो सीक्वेंसेस होती हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस, जब इनका रेप्लिकेशन हो रहा होता है तो हमको पता है कि मान लो एक सीक्वेंस है जिसके अंदर मान लो A T A T A T A T A T A T, इस तरह की कोई डीएनए सीक्वेंस थी। यहाँ से कोई रेप्लिकेशन होता हुआ आ रहा है और ये डीएनए पॉलीमरेज है जो इस तरीके से इसका रेप्लिकेशन करवाता हुआ आ रहा है। तो यानी ये यहाँ पर क्या जोड़ रहा होगा, T के सामने A के सामने T जोड़ रहा होगा, A T इस तरीके से जोड़ता हुआ ये आ रहा होगा। ये इसकी पीसीएनए रिंग है। पीसीएनए रिंग इस डीएनए पॉलीमरेज को प्रोसेसिव बनाती है, यानी कि प्रोसेसिव का मतलब ये लगातार इस पर काम करता रहे, यहाँ से हटे ना, और हट भी जाए तो उसको वापस रिक्रूट भी करवाएगी ये पीसीएनए रिंग। तो कई बार क्या होता है, ये स्लिप हो सकता है इस स्ट्रैंड के ऊपर से, जब ये सिंथेसिस कर रहा है नई डीएनए का तो ये यहाँ से स्लिप हो सकता है। तो स्लिप हो जाएगा तो हमें किस तरह से दिखाई देगा, या हमें इस तरह से दिखाई देगा, यानी कि इसने यहाँ तक तो सिंथेसिस कर ही दिया था, A T A T A T A T A T, ये इस तरह से सिंथेसिस करता हुआ आ रहा था। ये इसकी पीसीएनए रिंग थी और ये इस तरह से स्लिप हो गया है डीएनए पॉलीमरेज। और जैसे ये स्लिप हुआ तो इसने A T A T इस तरीके से स्लिप हो गया है। और जब ये इस तरह से स्लिप हो जाएगा तो पीसीएनए रिंग वापस उठा के इसको यहाँ पर लगा देगा। इसी को तो कहते हैं प्रोसेसिविटी। यही तो काम है इस क्लैंप का। क्लैंप प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैंप हो सकता है और यूकैरियोट्स के अंदर पीसीएनए रिंग कहते हैं उसको। अब पीसीएनए रिंग इसको वापस से रिक्रूट करेगा। यहाँ पर इसका रिक्रूटमेंट दो तरह से हो सकता है, या तो ये उसको थोड़ा सा आगे जोड़ दे या फिर वो उसको वापस इसी जगह जोड़ दे। तो अगर वो उसको थोड़ा सा आगे जोड़ेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे सकता है कि यानी कि इसने उसको उठा के यहाँ जोड़ दिया। तो कैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये A T A T ये तो एक्स्ट्रा हो गया, और ये T A ये A T यहाँ पर जुड़ गया ये, तो ये T A T A T इस तरीके से सिंथेसिस कर देगा। या फिर कैसा हो सकता है, मान लो ये यहाँ से इसको यहीं जोड़ दे वापस, तो क्या होगा, ये तो नॉर्मल रहेगा T A T A T A T A T A, ये यहाँ पर वापस जोड़ दिया इसने, तो क्या होगा, अब कुछ इस तरह से दिखाई देगा हमको, यानी कि A T A T A T A A T A T A T। तो
अगर ये इसने इसको थोड़ा सा आगे जोड़ दिया है तो लेजिन जो है वो पेरेंटल स्ट्रैंड के अंदर हो गया, यानी कि नए बनने वाले के अंदर कुछ स्ट्रैंड गायब हो गया है, तो इसको बोलेंगे डिलीशन हो गया नई स्ट्रैंड के अंदर। और अगर ये इसने इस तरह से जोड़ दिया तो नई स्ट्रैंड के अंदर कुछ सीक्वेंस एक्स्ट्रा बन गया, इसको बोलेंगे अपन इंसर्शन। इंसर्शन हो चाहे डिलीशन हो, म्यूटेशन तो है ही, लेकिन इनको डीएनए डैमेज भी तो कह सकते हैं, डीएनए डैमेज भी तो है ये। तो ये क्या हुआ, डीएनए डैमेज का एक टाइप हुआ। रीजन क्या हुआ इसका, स्लिपेज एरर। ओके, तो ये हमने देखा सेकंड टाइप जिसको कहते हैं स्लिपेज एरर। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप। तो स्पॉन्टेनियस जो डीएनए डैमेज के कॉजेज हम देख रहे थे, जिसके अंदर हमने दो जो है पॉइंट देख लिए थे, इसमें थर्ड पॉइंट आता है अब डीएमिनेशन। डीएमिनेशन हमको पता है कि एडेनिन का भी हो सकता है, गुआनिन का भी हो सकता है और साइटोसिन का भी हो सकता है। एडेनिन जो है वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइपोजेंथीन में। गुआनिन जो है वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से ज़ैंथीन में चेंज हो जाता है, और साइटोसिन जो है वो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन से यूरेसिल में चेंज हो जाता है। एडेनिन जो है उसको बेस पेयरिंग करनी चाहिए थी, हमको पता है कि एडेनिन जो है वो नॉर्मल बेस पेयरिंग करता है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन जो है वो नॉर्मल बेस पेयरिंग करता है गुआनिन के साथ। तो एडेनिन को बेस पेयरिंग करनी चाहिए थी थाइमिन के साथ, लेकिन वो अब बेस पेयरिंग करने लग जाएगा साइटोसिन के साथ। गुआनिन जो है उसको बेस पेयरिंग करनी चाहिए थी साइटोसिन के साथ, अभी भी ये साइटोसिन के साथ ही करेगा, लेकिन बेस तो अनयूजुअल आ ही गया है। इसी तरह से साइटोसिन जो है उसको बेस पेयरिंग करनी चाहिए थी गुआनिन के साथ में, लेकिन अब वो करने लग जाएगा एडेनिन के साथ में। ये गुआनिन है। तो इस तरह से हमने देखा कि डीएमिनेशन से जो है अनयूजुअल बेस बन जाते हैं, जिसके कारण बेस पेयरिंग की प्रॉपर्टी जो है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा ये हुआ थर्ड टाइप। इसके अलावा फोर्थ टाइप हमारा आता है कॉजेज में, जो स्पॉन्टेनियस कॉजेज है उसके अंदर फोर्थ टाइप आता है, उसको हम कहते हैं डीप्यूरिनेशन। फोर्थ टाइप। तो डीप्यूरिनेशन के अंदर क्या होता है, डीप्यूरिनेशन में हमको पता है कि प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके अंदर इस तरह से दो रिंग होती है। चाहे वो एडेनिन हो या गुआनिन हो, यानी कि वो बल्कि स्ट्रक्चर है। बल्कि स्ट्रक्चर मतलब एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर है। तो क्या होता है कि अगर मान लो ये डीएनए का बैकबोन है, जो हमको पता है कि शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट इस तरह से बना हुआ होता है। मान लो यहाँ पर गुआनिन आ गया और यहाँ पर मान लो एडेनिन आ गया, सॉरी थाइमिन आ गया है, यहाँ पे एडेनिन आ गया है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, यहाँ पे शुगर है, यहाँ पे फॉस्फेट है, शुगर फॉस्फेट इस तरीके से है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइटोसिन। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा मान लो साइटोसिन, तो यहाँ पर आ जाएगा गुआनिन। तो इस तरह से हमने देखा कि ये गुआनिन है, ये बल्कि स्ट्रक्चर है, एक प्यूरिन है ये। तो क्या होता है, ये जो बॉन्ड है ये इसको कहते हैं हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जिस बॉन्ड से शुगर और नाइट्रोजनस बेसेस आपस में कनेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जब प्यूरिन यहाँ पर जुड़ा होता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है बहुत वीक होता है और फ्रेजाइल होता है। फ्रेजाइल का मतलब जरा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये प्यूरिन यहाँ से टूट सकता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ऐसा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड अगर ब्रेक हो गया तो क्या होगा, ये प्यूरिन यहाँ से हट जाएगा। इस तरह की कंडीशन जनरेट हो जाएगी और इस कंडीशन को बोलेंगे अपन एपी साइट, यानी कि एप्यूरिनिक साइट। इस तरह की एप्यूरिनिक साइट का आना भी एक तरह का डीएनए डैमेज हो सकता है। तो हमने देखा कि स्पॉन्टेनियस कई तरह के डीएनए डैमेज हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने 4 पॉइंट देखे। सबसे पहला पॉइंट था टॉटोमेरिक शिफ्ट,
सेकंड पॉइंट था स्लिपेज एरर, थर्ड पॉइंट था डीएमिनेशन और फोर्थ पॉइंट था डीप्यूरिनेशन। अब इसके बाद में हम देखते हैं स्पॉन्टेनियस के बाद में इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज, इंड्यूस्ड कॉजेज ऑफ डीएनए डैमेज। तो इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज जो है, इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज, इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज जो है उनके लिए कोई एक्सटर्नल फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम, क्योंकि ये डीएनए डैमेज कॉज कर रहे हैं, तो इसको हम म्यूटाजन या कार्सिनोजन कह सकते हैं। ओके, अब ये एक्सटर्नल फैक्टर जो है 3 तरह के हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं वो फिजिकल एजेंट्स या फिजिकल म्यूटाजन। इसी तरह से यह हो सकता है ये केमिकल एजेंट्स, या ये हो सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स जो है वो कौन कौन से तरह के हो सकते हैं? या तो हो सकते हैं वो फिजिकल एजेंट्स हमेशा होंगे रेडिएशंस, और रेडिएशंस जो है 2 तरह की हो सकती हैं। एक तो हो सकती है आयोनाइजिंग रेडिएशंस, और एक हो सकती है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस। आयोनाइजिंग रेडिएशंस के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज एंड एक्स रेज। इसी तरह से नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का एग्जांपल हो सकता है यूवीबी। अभी थोड़ी देर में हम यूवी को और डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से केमिकल एजेंट भी अलग अलग तरह के केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, तो हम डिटेल में बात करते हैं इनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं यूवी रेडिएशन के बारे में। ये तो इतना ही है कि भाई ये तरह के रेडिएशंस हो सकते हैं, ये डैमेज कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा यूवी के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, आपको पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सनलाइट से आती है, और हमको ये भी पता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर जैसे मानो ये विजिबल स्पेक्ट्रम है। विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज हमको पता होती है 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक ये होता है। इसको कहते हैं विबग्योर। वॉयलेट और रेड, वॉयलेट से पहले जो आती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, और रेड के बाद जो आता है उसको बोलते हैं इंफ्रारेड। इसके अलावा और भी होते हैं, और इनको कहते हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज वगैरह इधर आते हैं। इधर और भी होते हैं जैसे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इस तरह से इधर और भी आते हैं, इधर गामा रेज भी आते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस यूवी रेज की, जिसकी रेंज है 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। तो इस यूवी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इस रेंज के हिसाब से। या तो वो हो सकती है 100 नैनोमीटर से लेकर के 280 नैनोमीटर तक, या फिर वो हो सकती है 280 नैनोमीटर से 320 नैनोमीटर, 350 नैनोमीटर, या वो हो सकती है 315 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक। इनका नाम है UVC, इसका नाम है UVB, और इसका नाम है UVA। ये इनके हैं वेवलेंथ्स। वेवलेंथ इनकी सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब ये लॉन्गेस्ट है।
और ये शॉर्टेस्ट है। ये वेवलेंथ जो है इनकी पेनिट्रेशन पावर को बताती है। जो लॉन्गेस्ट होगी वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएगी बॉडी में या फिर ओजोन लेयर में भी। अब इसके अलावा हम बात कर सकते हैं इनकी एनर्जी की भी। हमको पता है जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी कम होती है। ये लॉन्गेस्ट हो गई, ये शॉर्टेस्ट हो गई, ये मॉडरेट हो गई। ये लोएस्ट एनर्जी, मॉडरेट एनर्जी। और ये हाईएस्ट एनर्जी। ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है लेकिन इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम होती है। इस कारण से ये वाली जो रेडिएशन होती है यूवीसी, इट नॉट रीच एट अर्थ सरफेस। वाई? बिकॉज ऑफ ओजोन। हमारे एनवायरनमेंट में ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर के बाद में जो है स्ट्रेटोस्फियर है, और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर एक गैस प्रेजेंट है, ओजोन गैस। उसकी एक लेयर है, वो ओजोन गैस क्या करती है, इन वाली सबसे ज़्यादा लीथल अल्ट्रावायलेट रेज को आने से रोक देती है। और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डेंजरस होती है, जो अगर आ जाए तो बहुत ज़्यादा म्यूटेशन क्रिएट कर सकती है। इसलिए ओजोन से इसको रोक दिया जाता है, ऐसा ही हमारी नेचर में है। ये मॉडरेट है और ये लोएस्ट है। ये सबसे ज़्यादा डेंजरस है, मतलब ये सबसे ज़्यादा कार्सिनोजेनिक इफेक्ट इसके होते हैं। वेरी हार्मफुल। और ये वाली जो होती है वो स्किन इरिटेशन कॉज कर सकती है, या किसी तरह का कोई स्किन डैमेज कर सकती है, प्रीमैच्योर एजिंग कर सकती है। ये वाली जो है वो स्किन कैंसर कॉज कर सकती है, और ये क्या कर सकती है, डीएनए डैमेज कॉज कर सकती है। तो यूवीबी जो होती है वो डीएनए डैमेज कॉज कर सकती है। अब डीएनए डैमेज में भी ये कौन सा डीएनए डैमेज कॉज कर सकती है, तो ये क्या करती है, थायमिन डाइमर फॉर्मेशन कर देती है। क्या होते हैं ये थायमिन डाइमर, उसके बारे में हम देखते हैं अभी। थायमिन डाइमर कुछ इस तरह से होते हैं कि मान लो ये डीएनए था। अब जो डीएनए है उसके अंदर इस तरह से जो है बेस पेयर्स हैं, और यहाँ पे मान लो थायमीन था, एडेनिन था। ये बेस पेयरिंग कर रहे थे। अब क्या होता है, जैसे ही इनके ऊपर UVB आती है तो क्या होता है, ये आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग कर लेते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं थायमीन डाइमर फॉर्मेशन। तो वो किस तरह से होगा, तो वो इस तरीके से हो जाएगा। ये नॉर्मल बेस पेयरिंग है, ये थायमीन डाइमर बन गए हैं यहाँ पर। और ये अब एडेनिन के साथ बेस पेयरिंग नहीं करेंगे, ये बेस पेयरिंग नहीं कर पाएंगे इनके साथ। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डीएनए डैमेज, या लेजन बोल सकते हैं इनको हम। तो ये भी एक डीएनए डैमेज का टाइप हुआ, थायमीन डाइमर फॉर्मेशन का। अब ये जो थायमीन डाइमर फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर एक साइक्लो ब्यूटेन रिंग बन जाती है। कैसे बन जाती है, अभी हमने थायमीन की स्ट्रक्चर को देखा था। जैसे मान लो ये थायमीन है,
ये इसको उल्टा बनाना पड़ेगा, एन एन तो ये इसका 1 नंबर कार्बन, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा थाइमीन होगा, उसके अंदर भी ये इस तरीके से होगा। ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया। हमको पता है थाइमीन के अंदर 5th नंबर पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप होता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है 6 और 5 के बीच में, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होता है 6 और 5 के बीच में। अब क्या होगा, ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या होगा, यहाँ पर भी CH3 है। ये पाई बॉन्ड टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और ये साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको कहते हैं थाइमीन डाइमर का फॉर्मेशन होना। तो ये थाइमीन डाइमर का फॉर्मेशन हो गया। ये भी एक तरह का DNA डैमेज है, एक तरह का लेजन कॉज कर रहा है, यानी कि बेस पेयरिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, DNA डैमेज है। इसके अलावा UV डैमेज हुआ है, यानी कि हमने क्या देखा, फिजिकल एजेंट्स जिनके अंदर हमने क्या देखा, एक तो आयोनाइजिंग रेडिएशन। फिजिकल डैमेज जो है वो जनरली रेडिएशंस के कारण होते हैं। रेडिएशंस 2 तरह की हो सकती है, या तो वो आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है या नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर हमने UVB के बारे में बात की, वो DNA डैमेज कॉज कर सकती है। इसके बाद में जो केमिकल एजेंट्स आते हैं, तो केमिकल एजेंट्स के अंदर जैसे एक हम बात करें अनयूजुअल बेसेस, जैसे कि मैंने अभी बात की थी आपसे कि एडेनिन, और एडेनिन की जगह अगर आ जाए 2 एमिनो। एडेनिन क्या होता है, एडेनिन को क्या कहते हैं अपन, एडेनिन। 6 एमिनो प्यूरिन, यही होता है एडेनिन। अगर ये 2 एमिनो प्यूरिन में कन्वर्ट हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये अनयूजुअल बेस है। इसी तरह से थाइमीन अगर 5 ब्रोमो यूरेसिल में कन्वर्ट हो जाए उसको भी हम बोलेंगे अनयूजुअल बेस। इस तरह से कोई अनयूजुअल बेस का इनकॉर्पोरेशन हो जाए तो भी बेस पेयरिंग जो है वो चेंज हो सकती है। जनरली ये कॉज कर सकते हैं ट्रांजिशंस को। ट्रांजिशंस का मतलब इनकी बेस पेयरिंग चेंज इस तरह से होगी कि अब प्यूरिन की जगह दूसरा प्यूरिन आ जाएगा, या फिर पायरिमिडिन की जगह दूसरा पायरिमिडिन आ जाएगा। ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं ट्रांजिशन। और ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है, अगर प्यूरिन की जगह पायरिमिडिन आ जाए और पायरिमिडिन की जगह प्यूरिन आ जाए, ऐसे चेंजेस को अपन बोलते हैं ट्रांसवर्जन। तो यहाँ पर ये ट्रांजिशन कॉज कर सकता है। इसके अलावा ये तो पहली बात हुई, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक होते हैं डीएमिनेटिंग एजेंट्स। अब ये वही प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और इंड्यूस्ड भी हो सकता है। इंड्यूस करने के लिए केमिकल एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक HNO3, HNO2। एक हो सकता है, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। ये दोनों क्या कर सकते हैं, डीएमिनेशन कर सकते हैं। डीएमिनेशन वही वाली बात, एडेनिन के डीएमिनेशन से तो हाइपोजेंथिन बनेगा, गुआनिन के डीएमिनेशन से जेंथिन बनेगा, और साइटोसिन के डीएमिनेशन से क्या बनेगा, यूरेसिल बनेगा। ये सभी डीएमिनेशन के एग्जांपल हैं। कौन कर सकते हैं, केमिकल एजेंट, जैसे नाइट्रस एसिड या फिर हाइड्रोक्सिलेमीन। ये क्या हुए, डीएमिनेटिंग एजेंट्स हुए। इसी तरह से कुछ ऑक्सीडेटिव एजेंट्स हो सकते हैं, या फिर कुछ हैवी मेटल्स हो सकते हैं। अच्छा, जो हमने अभी बात की थी डीएमिनेटिंग एजेंट्स, वो भी ट्रांजिशन कॉज करते हैं।
अब ऑक्सीडेटिव एजेंट्स जैसे एग्जांपल होता है H2O2 या ओजोन, ये भी जो है क्या कर सकते हैं, अनयूजुअल बेसिस का इनकॉर्पोरेशन कर सकते हैं। हैवी मेटल जैसे कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, ये भी जो है इसी तरह के जो है केमिकल एजेंट हैं जो डीएनए डैमेज कॉज कर सकते हैं। इसी तरह से एक होते हैं इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, इंटरकैलेट हो जाता है डीएनए के अंदर, और ये क्या करते हैं, इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होकर के डीएनए डैमेज कॉज कर सकते हैं। अब क्या होगा, इनके एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे इथिडियम ब्रोमाइड, एक्रिडिन, ऑरेंज, मिथाइलिन ब्लू, हॉस्चेट 33224, प्रोफ्लेविन। इस तरीके से ये क्या है, सब इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हैं जो डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे और किसी तरह से सुपर कॉइलिंग को चेंज कर देंगे, जिसको भी हम डीएनए डैमेज की कैटेगरी में रख सकते हैं। इनको कहते हैं अपन इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। हैवी मेटल भी इसी तरह का काम कर सकते हैं। ऑक्सीडेटिव एजेंट जो होते हैं वो किसी तरह से ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं, जिससे बेसिस जो है वो अनयूजुअल बेसिस के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल O6 मिथाइल, साइटोसिन अगर बन जाए, इसको हम क्या बोलेंगे, मिथाइल एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ये किसने किया है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स, जिसको हम जनरली बोल सकते हैं मिथाइलेटिंग। यहाँ पे मिथाइलेशन करवा रहा है, ये मिथाइलेटिंग एजेंट्स हो गया ये। इसी तरह से हमने अभी एग्जांपल थोड़ी देर पहले देखा था अनयूजुअल बेस का, तो N7 मिथाइल एडिनिन, ये भी कैसे हैं, अनयूजुअल बेसिस हैं। ये कौन करवा रहे हैं, एल्काइलेटिंग एजेंट्स करवा रहे हैं। तो हमने कितने सारे जो है केमिकल एजेंट्स देखे जो मिथाइल इस तरीके से अनयूजुअल बेसिस को कॉज करवा सकते हैं, और इसको हम बोलेंगे डीएनए डैमेज। इसी तरह से जो और केमिकल एजेंट्स के अलावा बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स की कैटेगरी में जो है हम किस किस को रख सकते हैं, तो बायोलॉजिकल एजेंट्स, बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ जो डीएनए के अंदर ऑल्ट्रेशन करवा दे, उसकी सीक्वेंस को चेंज कर दे, तो उनको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल एजेंट जो डीएनए डैमेज को कॉज करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक हम जानते हैं कि जंपिंग जीन्स होते हैं, या इनको बोल सकते हैं हम ट्रांसपोजोन्स या ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स। ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन्स क्या करते हैं, किसी भी एक जीनोम के अंदर किसी भी डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं। ये इससे क्या होगा, वो जीन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि क्या कर रहे हैं, ये डीएनए डैमेज कर रहे हैं। इसी तरह से एक हो सकते हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर रेट्रोवायरसेस। ये रेट्रोवायरस क्या करते हैं, ये आरएनए वायरस होते हैं, यानी कि जिनका जीनोम आरएनए से बना होता है, और ये क्या करते हैं, अपने जीनोम को आरएनए को इनकॉर्पोरेट करा सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, और उसके अंदर जब ये अपना आरएनए को इनकॉर्पोरेट करवा देंगे तो इनके आरएनए से अब डीएनए बन जाएगा। आरएनए से डीएनए का बनना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी के द्वारा होता है, और इस तरह से बने हुए डीएनए को हम बोलते हैं प्रो वायरल डीएनए। इस तरह का प्रो वायरल डीएनए जो है वो जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वायरस इंसर्ट हुआ है, या इसने जिस भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आरएनए को इंसर्ट कराया था, उसके जीनोम के अंदर ये डीएनए जो है प्रो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, और उस जीन का इनएक्टिवेशन कर देगा। कुछ जीन्स का एक्टिवेशन भी कर सकता है। इस तरह से इसने क्या किया है, कुछ सीक्वेंस में भी चेंज किया है और डीएनए के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर दिया है। तो इसी तरह से ये रेट्रोवायरस भी जो है डीएनए डैमेज कॉज कर सकता है। तो हमने देखा जो है इंड्यूस्ड डीएनए डैमेज के अंदर जो एजेंट काम में आते हैं वो फिजिकल एजेंट्स हो सकते हैं, यानी रेडिएशंस हो सकते हैं, कुछ केमिकल्स हो सकते हैं, या फिर कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं जो डीएनए डैमेज को कॉज कर सकते हैं।
तो ये सब हुए डीएनए डैमेज के रीजंस, यानी डीएनए डैमेज किस कारणों से हो सकता है। डीएनए डैमेज क्या होता है ये तो आपको मैंने बता ही दिया था कि किसी तरह का डीएनए के अंदर डैमेज होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड या थाइमिडीन डाइमर बन जाना, उनको हम कहते हैं डीएनए डैमेज। इन सभी डीएनए डैमेज के लिए रिपेयर सिस्टम काम करता है, रिपेयर मशीनरी काम करती है। रिपेयर मशीनरी को भी हम कुछ कैटेगराइज कर सकते हैं कुछ कैटेगरीज के अंदर, जैसे कि रिपेयर जो है 4 तरह का हो सकता है, मेजरली 4 तरह का हो सकता है। एक तो होता है डायरेक्ट रिपेयर, एक हो सकता है एक्सीशन रिपेयर, एक हो सकता है डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर, और चौथा हो सकता है ट्रांसलेशन रिपेयर या ट्रांसलेशन सिंथेसिस। इसको हम सॉस रिपेयर भी कहते हैं। इसको हम एरर प्रोन रिपेयर भी कह सकते हैं। तो ये 4 तरह के मेजरली रिपेयर होते हैं। इसके अंदर डायरेक्ट रिपेयर के अंदर पढ़ते हैं हम एक तो डीएनए फोटोलाइज का एग्जांपल। फोटोलाइज क्या होता है? फोटोलाइज एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है जो डायरेक्ट रिपेयर करवा सकता है। इसके अलावा एल्काइल ट्रांसफरेज, जिसको हम मिथाइल ट्रांसफरेज भी कह सकते हैं, ये भी डायरेक्ट रिपेयर करवा सकता है। एक्सीशन रिपेयर के अंदर हम पढ़ते हैं एक तो मिसमैच रिपेयर, एक हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड एक्सीशन रिपेयर, और एक हम पढ़ते हैं बेस एक्सीशन रिपेयर। इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक रिपेयर के अंदर हम पढ़ते हैं एक तो होमोलोगस रिपेयर, और एक हम पढ़ते हैं नॉन होमोलोगस एंड जॉइनिंग। ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक रिपेयर के अंदर अपन पढ़ते हैं। और ये ट्रांसलेशन सिंथेसिस जो है इसको भी हम पढ़ते हैं, ये भी एक अपने तरह का रिपेयर सिस्टम है। तो हम एक एक करके जो है रिपेयर सिस्टम को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्ट रिपेयर। डायरेक्ट रिपेयर जो होता है, डायरेक्ट रिपेयर में सबसे पहला हमने बात की थी कि एक तो होता है फोटोलाइज। अब ये किस तरह के डीएनए डैमेज को सही करता है? तो ये मान लो यूवी एक्सपोजर के कारण जो डीएनए डैमेज होता है, यानी कि थाइमिडीन डाइमर जनरली बन जाता है यूवी डैमेज के कारण। हमने देखा था अभी यूवीबी जो होती है उसके कारण थाइमिडीन डाइमर बन जाते हैं, थाइमिन डाइमर बन जाते हैं। तो ये यूवीबी का जो है वो एक्सपोजर हुआ। उस एक्सपोजर से क्या हुआ कि कोई थाइमिन डाइमर बन गया। ये थाइमिन था, इसने जो है इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली आपस में ही, साइक्लोब्यूटेन रिंग का फॉर्मेशन कर लिया। तो ये अब एडेनिन के साथ बॉन्डिंग नहीं कर पा रहे हैं। इसको हमने बोला एक लेजन या डैमेज। अब अगर इस तरह की कंडीशन डीएनए के अंदर कहीं पर है तो उसको एक प्रोटीन पहचान लेता है और वहाँ जाकर के इसको रिवर्स कर देता है। यूवी इंड्यूस्ड डैमेज को रिवर्स करने वाला एंजाइम डीएनए फोटोलाइज होता है। ये क्या कर रहा है? सिर्फ एक रिवर्स रिएक्शन करवा रहा है, इसलिए इसको डायरेक्ट रिपेयर कहते हैं। तो ये क्या करेगा? डीएनए फोटोलाइज आएगा इधर, फोटोलाइज। अब यूवी तो अपने काम करके हट गई, एक्सपोजर हुआ था थोड़ी देर के लिए। अब तो ये किसको एब्जॉर्ब करता है? ब्लू लाइट को। और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद में कंडीशन जो है वो कैसी दिखाई देगी हमको थोड़ी देर के बाद में? ऐसी। यानी कि डैमेज रिपेयर हो गया।
इसको कहते हैं हम डायरेक्ट रिपेयर, यानी डीएनए फोटोलाइज वाला डायरेक्ट रिपेयर। एक डायरेक्ट रिपेयर का एग्जांपल हो सकता है जैसे एल्काइल ट्रांसफरेज, जनरली एल्किल मतलब मिथाइल, एल्किल का मतलब होता है हाइड्रोकार्बन ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। ये जो एक ग्रुप होता है जिसको एल्किल ग्रुप बोलते हैं, उसका एक टाइप होता है मिथाइल ग्रुप, जैसे इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, उनको एल्किल बोलते हैं कॉमनली। लेकिन यहाँ पे हमको किससे मतलब है, मिथाइल ग्रुप से। तो क्या होगा कि मान लो जैसे एडेनिन जो है वो कन्वर्ट हो गया है N7 मिथाइल एडेनिन में, और गुआनिन जो है वो कन्वर्ट हो गया है O6 मिथाइल गुआनिन में। तो इस तरह की कंडीशन में क्या है, मिथाइलेशन हो गया, जिसके कारण ये अनयूजुअल बेस बन गए हैं, और इस कारण से इनकी बेस पेयरिंग प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई है। यानी जिनके साथ इनको बेस पेयरिंग करनी थी उनके साथ ये बेस पेयरिंग न करके किसी और के साथ कर रहे हैं। तो इस मिथाइलेशन को रिमूव करने के लिए, इनको ठीक करने के लिए ये एंजाइम काम करता है। जैसे ये एंजाइम काम कर रहा था वैसे ये एंजाइम काम करता है। ये एंजाइम क्या करता है, इस मिथाइल ग्रुप को अपने ऊपर ले लेता है। जैसे मान लो ये एंजाइम है, ये इसकी एक्टिव साइट है, तो इसकी एक्टिव साइट के अंदर जो है सिस्टीन एमिनो एसिड हो सकता है। सिस्टीन एमिनो एसिड की कोई एल्किल आर चेन भी होगी। आर चेन का मतलब कोई एक चेन होती है एमिनो एसिड के अंदर, तो एक उस चेन के अंदर अगर सिस्टीन ग्रुप होगा तो उसकी आर चेन के ऊपर ये इस मिथाइल ग्रुप को ले लेगा, और मिथाइल ग्रुप को लेकर के ये इस तरह की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा एंजाइम। तो ये मिथाइल अब इस पे से हट जाएगा तो ये वापस एडेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से मिथाइल हट जाएगा तो ये वापस गुआनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रिपेयर तो हो गया, लेकिन एंजाइम हम जानते हैं एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होते कभी भी। वो अपना काम करने के बाद पहले की तरह वापस तैयार हो जाते हैं रिएक्शन को कैटलाइज कराने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्रुप जुड़ गया है एंजाइम के साथ। तो ये एंजाइम की एक स्पेशल कैटेगरी के अंदर ऐसा होता है जिनको कहते हैं अपन सूडो एंजाइम, या फिर उनको हम बोल सकते हैं सुसाइडल एंजाइम। तो ये हमने देखा डायरेक्ट रिपेयर का मैकेनिज्म। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सीशन रिपेयर, जो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है। एक्सीशन रिपेयर सबसे पहला इसका टाइप होता है जिसको कहते हैं मिसमैच रिपेयर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि मिसमैच किसे कहते हैं। जैसे मान लो ये एडेनिन था, एडेनिन के सामने साइटोसिन आ गया है और ये मिसमैच हो गया है, इसको हम क्या बोलेंगे, मिसमैच। मान लो ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम। इस तरह का कोई मिसमैच है। यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस है जो बनाए नहीं है मैंने। अब क्या होगा कि इस तरह के मिसमैच को रिकॉग्नाइज करने के लिए मिसमैच रिपेयर मशीनरी आती है। मिसमैच रिपेयर मशीनरी के अंदर एक तो होता है म्यूट एस, एक होता है म्यूट एच और एक होता है म्यूट एल। म्यूट एस इट रिकॉग्नाइज द मिसमैच, यानी कि ये इस मिसमैच को रिकॉग्नाइज कर देगा। कौन है ये, म्यूट एस। इसी तरह से म्यूट एल इट रिकॉग्नाइज हेमी मिथाइलेटेड साइट। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये भी बताया था कि इनमें से एक तो स्ट्रैंड होगी पेरेंटल स्ट्रैंड, जिसके ऊपर डॉटर स्ट्रैंड का सिंथेसिस हुआ होगा। अब पेरेंटल स्ट्रैंड जो होती है उनके ऊपर कुछ स्पेसिफिक साइट्स पाई जाती हैं जिनके ऊपर मिथाइलेशन होता है, और वो साइट होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में GATC, इसी तरह से GATC, इसी तरह से GATC, इसी तरह से GATC। तो
तो 5 प्राइम डायरेक्शन में जब इनको 5 प्राइम तो 3 प्राइम डायरेक्शन में जब इनको रीड करेंगे तो GATC सीक्वेंस होगी। और अगर वो पेरेंटल स्ट्रैंड है तो उसके ऊपर मिथाइलेशन भी होगा। ऐसी हेमी मिथाइलेटेड साइट को रिकॉग्नाइज कौन करता है? इनको रिकॉग्नाइज करता है म्यूट H। और मिसमैच वाली साइट को कौन रिकॉग्नाइज करता है? म्यूट S। म्यूट H और म्यूट S। और म्यूट L क्या करता है? इन दोनों के बीच में इंटरलिंक करवाता है इनको, यानी लिंक। म्यूट H एंड S। तो ये इन तीनों के ये मिसमैच रिपेयर मशीनरी है। इसके अंदर ये 3 प्रोटीन काम करते हैं और ये सब मिल करके क्या करेंगे? DNA डैमेज को ठीक कर देंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले म्यूट S यहाँ पर जुड़ जाएगा, फिर उसके बाद में म्यूट L वो रिक्रूट करवाएगा म्यूट H को। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मिथाइलेटेड साइट इस गलती के 5 प्राइम साइड में प्रेजेंट हो, यानी 5 प्राइम साइड में नज़दीक हो, तब तो म्यूट H यहाँ पर जुड़ेगा। और अगर हेमी मिथाइलेटेड साइट 3 प्राइम साइड की तरफ नज़दीक हो तो म्यूट H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम? इफ़ हेमी मिथाइलेटेड साइट इज नियर at 5 prime side from mismatch। इस कंडीशन में क्या होगा? अलग चीज़ होगी। और अगर यही चीज़ अगर 3 प्राइम साइड में हो तो अलग चीज़ होगी। अगर ये 5 प्राइम साइड में होगा नज़दीक, तो म्यूट H जो होता है उसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। तो एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी के कारण ये यहाँ पर कट लगा देगा। और अब एक एक्सोन्यूक्लियस काम करेगा जिसको कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस 7। ये एक्सोन्यूक्लियस 7 जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस होता है। ये क्या करेगा? अब यहाँ से कट लग गया है, ये 3 प्राइम था तो ये वापस 5 प्राइम एंड जनरेट हो गया कट लगने के बाद में। ये ट्रिमिंग करना चालू कर देगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, और ऐसे ट्रिमिंग करते हुए यहाँ तक C को हटा देगा। तो ये इस तरह की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। इस तरह का हमको डैमेज मिल गया है, इस तरह का एक खाली जगह मिल गई है। अब क्या होगा? DNA पॉलीमरेज आएगा और लाइगेज आएगा। DNA पॉलीमरेज को 3 प्राइम OH चाहिए, मिल गया उसको, वो धीरे धीरे सिंथेसिस करवाएगा, यहाँ तक आएगा। लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन बनवाएगा? लाइगेज बनवाएगा। तो क्या बोलेंगे? एक तो DNA पॉलीमरेज आएगा और एक लाइगेज आएगा। ये हम प्रोकैरियोट्स के एंजाइम की बात कर रहे हैं, ये सब प्रोकैरियोट्स की बातें हो रही हैं। अभी ये प्रोकैरियोट्स में चल रहा है सारा काम। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर DNA पॉलीमरेज कौन सा है जो सिंथेसिस करवाता है? तो पॉल थर्ड। इसी तरह से 3 प्राइम साइड में अगर नज़दीक हो तो कंडीशन कैसी होगी? ये कंडीशन नहीं होगी, ये C है। अब क्या होगा? म्यूट H इस साइड में जुड़ेगा और इस साइड में कट लगा देगा क्योंकि उसके अंदर एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे 3 प्राइम एंड जनरेट हो गया, ये 5 प्राइम एंड हो गया। अब इसको कट लगाने के लिए यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा। तो एक एंडोन्यूक्लियस यहाँ पे, एक्सोन्यूक्लियस यहाँ पे काम करता है, एक्सोन्यूक्लियस 1। इस एक्सोन्यूक्लियस 1 के अंदर होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और इस 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी के कारण ये यहाँ पर कट लगाना चालू करेगा और कट लगाते लगाते यहाँ तक कट लगा देगा। तो यहाँ पर भी एक ऐसी कंडीशन जनरेट हो गई है जहाँ पर ये 3 प्राइम है, ये यहाँ पर 5 प्राइम है। इस यहाँ पर अब वापस से DNA पॉलीमरेज आ सकता है जिसको 3 प्राइम OH मिल गया है, ये इसका स्ट्रैंड का इलोंगेशन करवा सकता है और लास्ट फॉस्फोडाइएस्टर बनाने के लिए कौन आ जाएगा? लाइगेज। तो यहाँ पर वापस से कौन आ जाएंगे? DNA पॉल थर्ड और लाइगेज। लाइगेज क्या करेगा? एंड की निक सीलिंग कर देगा, डैमेज रिपेयर हो गया है। तो ये क्या हुआ? मिसमैच रिपेयर। तो यहाँ तक हमने देखा मिसमैच रिपेयर के बारे में।
अब इसके बाद में आता है, हम ये देखेंगे कि यूकैरियोट्स के अंदर मिसमैच रिपेयर कैसे होता है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखते हैं।